कल रात मैं अपने पति के काम से छूटने का इंतज़ार कर रही थी और 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बारिश में भीगती रही, जिस वजह से आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे। इसीलिए मैं आज कंपनी भी नहीं गई थी। मेरे पति यानी फूये चौहान को तो शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मुझे इतनी तेज़ फीवर है। तभी मेरे फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन की डिंग आवाज़ आती और जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर मेरे पति फूये चौहान और एक दूसरी लड़की जिसका नाम क्या वान रू था, उन दोनों की साथ में बेड पर लेटी हुई तस्वीरें थी और साथ ही में एक बहुत ही बेहुदा घिनौना मैसेज था जिसमें लिखा था कि भले ही तुम मिसेस फू हो, पर ये सिर्फ एक नाम का पर्दा है और तुम एक बीच में आने वाली तीसरी औरत हो। अपने ही पति का ये धोखा देखकर मैं अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट गई थी और तभी मेरे फोन पर मेरी सास का कॉल आया, जिन्होंने बोला कि आज सभी काम करने वाली मेड्स की छुट्टी है, इसीलिए जल्दी से यहाँ आओ और खाना बनाओ। मैंने कांपते हाथों से फोन नीचे रखा और मुझे रोना आने लगा, क्योंकि मैंने इस शादी को बचाने के लिए पिछले 3 सालों में अपने परिवार और दोस्तों को तक छोड़ दिया था और उन सब ने मुझे हमेशा एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया। ये सब देखकर मैंने गुस्से में फूया चौहान को मैसेज किया कि चलो डिवोर्स लेते हैं। तो उसका कॉल आया और वो हमेशा की तरह मुझ पर ही चिल्ला पड़ा कि तुम किस बात का हंगामा खड़ा कर रही हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, अपनी कीमत बताओ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि क्या वान रू की जान खतरे में है। और मैंने बिना डरे उसे सटीक जवाब दिया कि मैं तुमसे 1 घंटे में डिवोर्स ऑफिस पर मिलूंगी। 1 घंटे बाद जब मैं एक खूबसूरत सी रेड ड्रेस पहनकर ऑफिस पहुंची तो वो मुझे देखकर चौंक गया और बोला कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैंने इसका बदला चुका दिया है। और उसने गुस्से में कहा कि तुम सच में सोच लो, अगर तुमने अभी मेरे लिए ब्लड डोनेट नहीं किया तो बाद में काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन मेरा फैसला पक्का था और मैंने बिना हिचकिचाए डिवोर्स के कागजात पर साइन कर दिया। वहाँ से बाहर निकलते वक्त जब मैंने डिवोर्स सर्टिफिकेट देखे तो फूया चौहान ने आते ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि जल्दी अब हॉस्पिटल चलो। और जब मैंने उसका हाथ झटक दिया तो वो बोला कि तुम भूल गई क्या कि तुमने वादा किया था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम ब्लड डोनेट करोगी। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं उसके लिए सिर्फ एक चलती फिरती मोबाइल ब्लड बैंक थी। इसीलिए मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब मुझे मिसेस फू की इस कुर्सी की कोई परवाह नहीं है और ये आखिरी बार है जब मैं हॉस्पिटल जाकर ब्लड डोनेट करूंगी, ताकि पिछला सारा हिसाब बराबर हो सके। जब हम हॉस्पिटल के अंदर क्या वान रू के केबिन में दाखिल हुए तो वो मुझे देखकर नाटक करते हुए बोली कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा जिस्म ये सब बर्दाश्त ना कर पाए। मैंने उससे पूछा कि वो घिनौना मैसेज और तस्वीरें तुम्ही ने भेजी थी ना। तो वो अनजान बनने लगी, जिसे देखकर मैंने बिना एक पल जाया किए उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिया। मेरा थप्पड़ देखकर फूये चौहान मुझ पर चिल्लाया कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मैंने एक झटके से वही तस्वीर निकालकर उसके मुंह पर दे मारी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और वो हैरत से पूछने लगा कि तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली। लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। मैंने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर एक झटके में उसके बेड का सारा कंबल खींचकर फेंक दिया और सबके सामने दिख गया कि उसके पैरों पर सिर्फ हल्की सी पट्टी बंधी हुई थी और कोई बड़ा जख्म नहीं था। यानी ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने और मेरा खून चूसने का सिर्फ एक सस्ता नाटक था। अब फूल चौहान के हाथ में वही तस्वीर आ जाती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में कांपते हुए कहता है कि मैं कल जब उससे मिलने गया था तो थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी और उसी वक्त किसी ने चुपके से हमारी ये फोटो खींच ली। अब फूल चौहान का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वो सीधा क्या वानरो की तरफ देखता है और सबके सामने उससे चिल्लाकर कहता है, वानरो, तुम वही औरत हो जो दूसरों के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करती हो, तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। वो आगे कहता है कि अब मिल गई होगी तुम्हें शांति, मैं तुम्हारे इस घिनौने मकसद के लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। तो ये चौहान का ये रूप देखकर तो वानरू अंदर से बिल्कुल डर जाती है। वो तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ये चौहान सूनान को गलत फहमी हुई है, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो उसकी बाह पकड़कर कहती है, ये फोटो मैंने नहीं खींची, जरूर शूनान ने ही किसी को पैसे देकर ये सब कुछ प्लान किया है ताकि वो मुझे फंसा सके। अपने आप को बेचारी दिखाने के लिए वानरू अब इमोशनल कार्ड खेलती है। वो कहती है कि मैं इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं जानती,
मैं चैंग हैंग के नाम की कसम खा सकती हूँ। वो उसे याद दिलाती है कि वो तुम्हारा सबसे पक्का साथी था और मरने से पहले उसने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा था। चैंग हैंग का नाम सुनते ही फूये चौहान के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और तनाव आ जाता है। उसका दिल पिघल तो नहीं रहा था, पर वो अपने दोस्त के उस आखिरी वचन से बंधा हुआ था। वो एक गहरी सांस लेता है और थोड़ा शांत होते हुए कहता है, शूनान उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? और हमेशा की तरह वानू अपना मासूम चेहरा बनाकर कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने जैसे ही उसकी पट्टी का झूठ पकड़ा, तभी फूये चौहान के चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया था और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल साफ पूछा कि क्या इसी वजह से तुम मुझसे डिवोर्स ले रहे हो? लेकिन वो मेरी बात को टाल गया और अपना मुंह फेरते हुए बोला कि छोड़ो ये सब, पहले चलो ब्लड डोनेट करो, क्योंकि अभी वानरू की तबीयत ज्यादा जरूरी है। इस झूठी फोटो के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसका ये फैसला सुनते ही बेड पर बैठी वानरू के चेहरे पर एक कमीनी सी हंसी आ गई और वो मन ही मन सोचकर खुश होने लगी कि देखा, आखिरकार फूये चौहान ने मुझे ही चुना। और सोनान, तुम एक बार फिर से हार गई। लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। सीधा खड़े डॉक्टर की तरफ देखा और गुस्से में दबा कर पूछा, क्या आप सच में श्योर है कि इस औरत को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है? मेरा ये कड़क सवाल सुनते ही डॉक्टर घबरा गया और वो हकलाते हुए चुप रहने लगा। तभी बेड पर बैठी हुई उस मक्कार ने चुपके से डॉक्टर की तरफ देखा और आंख मारी ताकि वो सच ना उगल दे। उसका इशारा पाते ही डॉक्टर ने झूठ बोलते हुए फौरन बात को घुमा दिया और बोला कि हाँ हाँ, मिस क्याओ अभी अभी गिरी है और उनके पैर से बहुत ज्यादा खून बह गया था, इसीलिए उन्हें जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बेहद जरूरत है। डॉक्टर की इस मिली भगत को देखकर मेरा दिल खौल उठा, पर इससे पहले मैं कुछ बोलती, अंधा हो चुका फूये चौहान डॉक्टर पर ही चिल्ला पड़ा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपना काम शुरू करो। और डॉक्टर ने डर के मारे हाँ बोलकर तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने गुस्से में उन्हें रोक दिया और कहा कि एक मिनट रुको। फिर मैंने आगे बढ़ के एक झटके में बेड की चादर को खींच दिया और क्या वानरू के पैर पर बंधी पट्टी को जोर से खोलते हुए सबके सामने उसकी मक्कारी का पर्दा फाश कर दिया, जिसे देखकर फूये चौहान बौखला गया और चिल्लाने लगा कि शूनान, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने उसके हल्का सा खरोच वाले जख्म को दिखाते हुए ताना मारा कि वाह, इतना गंभीर जख्म है, इसमें तो खून तक नहीं निकल रहा है। और फिर मैंने क्या वानरू की तरफ देखकर कहा कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा ये भयंकर अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा ये भयानक जख्म खुद ब खुद ठीक ना हो जाता। मेरी बात पर वो बिल्कुल हकबकाती हुई फूये चौहान की तरफ देखने लगी और बोलने लगी कि नहीं ये चौहान, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ। मैंने उसकी मक्कारी पर एक तीखी मुस्कान के साथ उसके मजे लेते हुए कहा कि तुम हर एक दो महीने में जख्मी हो जाती हो, तुम सच में बहुत ज्यादा नाजुक हो, इसीलिए भविष्य में फूये चौहान को किसी और मूर्ख से शादी करने देना जो तुम्हारे लिए एक चलती फिरती मोबाइल ब्लड बैंक की तरह काम करेगी। अपनी बात खत्म करके मैं बिना पलटे वहां से बाहर निकल गई, जहां हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आकर मैं थक कर एक बेंच पर बैठ गई और मेरी आंखों में दर्द और आंसू छलक आए। अपने आप को संभालते हुए मैंने अपना फोन निकाल कर उस पर एक नंबर टैप किया और जैसे ही कॉल उठा मैंने थके हुए भरी आवाज में कहा, भैया। तभी दूसरी तरफ से मेरे बड़े भाई की फिक्र से भरी हुई आवाज आई कि तुम अभी कहाँ हो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुनहरे बालों का लड़का निकलता है और बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मुझे अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरात में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा और आलीशान आदमी इस लड़की को इस तरह क्यों ले जा रहा है। उधर अंदर वार्ड में फूये चौहान का गुस्सा अब उस डॉक्टर पर फट पड़ता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए चिल्लाता है कि एक हल्की सी पैर की खरोच के लिए तुम्हें ब्लड डोनेट करवाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारे इस हॉस्पिटल की काबिलियत बस इतनी ही है? उसका गुस्सा देखकर डॉक्टर डर के मारे कांपने लगता है और हाथ जोड़कर सच उगलते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट, ये हमारी गलती नहीं बल्कि मिस क्या वानरू ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि आप इस बात के लिए मान गए हैं और वैसे भी जब भी उन्हें ब्लड
ब्लड चाहिए होता है आप हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। इसीलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उन्हें मना करें, पर अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर की इस बात को सुनकर फूए चौहान के होश उड़ जाते हैं और वो अपना सर पकड़कर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि क्या क्या सच में मैंने वानरू को ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, और लगता है कि इस वजह से सूनान ने मुझसे गुस्से में डिवोर्स मांगा, क्योंकि वो हमारे रिश्ते को लेकर गलत समझ बैठी थी। अपनी गलती का एहसास होते ही वो फौरन अपना फ़ोन निकालता है और सोचता है कि अगर मैं उसे सब कुछ साफ साफ समझा दूँ तो डिवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसे बुरा लगता है तो मैं आगे से क्या वानरू से दूरी बनाकर रखूँगा। लेकिन जैसे ही वो मेरा नंबर डायल करता है, आगे से कंप्यूटर की आवाज़ आती है कि आपका डायल किया गया नंबर अभी बंद है। फूई चौहान का चेहरा डर और गुस्से से लाल हो जाता है और वो बिना एक पल गवाए अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर पूरे रौब से हुक्म देता है कि अभी के अभी जाओ और पता लगाओ कि मैडम कहाँ है। जिस पर उसकी बॉडीगार्ड्स हाँ बोलकर फौरन वहां से निकल जाते हैं। तो मेरा पता लगाने के लिए जैसे ही बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, तभी उनके कदमों की आवाज़ सुनकर कॉरिडोर के सोफे पर बैठा फूई चौहान उनकी तरफ देखता है। पर दोनों बॉडीगार्ड्स परेशानी में सर झुकाकर बोलते कि प्रेसिडेंट फू, हमने मैडम को कहीं नहीं पाया क्योंकि इस हॉस्पिटल का सारा सर्विलेंस सिस्टम किसी ने हैक कर दिया है और अब हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मैडम आखिरकार कहाँ गई। उनकी ये बात सुनकर फूए चौहान का चेहरा हैरानी से खाली हो जाता है और वो गहरी सोच में डूबकर अपने मन में सोचने लगता है कि वो तो बिल्कुल कंगाल है, उसके पास तो एक पैसा तक नहीं, फिर वो डिवोर्स के बाद आखिर कहाँ रहने जा सकती। अपनी इस सोच पर डर कर वो गुस्से में अपने होठ चबाने लगता है और फौरन उन बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाकर हुक्म देता है कि किसी को भी काम पर लगाओ और उसे ढूंढो, और जैसे ही वो तुम्हें मिले मुझे सबसे पहले खबर करो। उसके गुस्से से कांपते हुए दोनों बॉडीगार्ड जोर से हाँ बोलते हुए वहां से निकल जाते। हॉस्पिटल से निकलकर जब मेरी गाड़ी सीधा एक बेहद आलीशान और बड़े सू फैमिली विला के सामने आकर रुकती है, तो वहाँ के कमरे में आराम करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, तो मैं अपने पुराने बेड पर खुद को पाकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और मैं अपने आंसू पोंछने के बाद खुद ही से कहती हूँ कि आखिरकार मैं अपने घर वापस आ ही गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मेरे पापा और अंदर आते हैं, जहाँ मेरे पापा मुझे रोता हुआ देखकर बहुत ही प्यार से कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, ये तो बस एक छोटा सा डिवोर्स था। क्या हमारे सुपरिवार इतना कमज़ोर है कि वो तुम्हारा खर्चा तक नहीं उठा सकता? अपने पापा की ये प्यार भरी बात सुनकर मेरा दिल भर आता है और मैं फौरन आगे बढ़कर उनके गले लग जाती हूँ, जहाँ मेरे पापा जो कि पूरे सू ग्रुप के चेयरमैन है, वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहते हैं कि मेरी भोली बच्ची, तुमने तुमने बचपन से कभी कोई दुख नहीं देखा, पर तुमने उस घमंडी आदमी के परिवार के लिए अपने आप को एक नौकरानी जैसा बना लिया और उन्होंने तुम्हें दुख के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। वो मुझे पुरानी शर्त याद दिलाते हुए कहते हैं कि सूनान, हमारे बीच तय हुआ था कि अगर 3 साल में उस आदमी को तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम वापस आकर कंपनी का सारा कामकाज संभालोगी और अब तुम्हें अपना वो वादा निभाना होगा। अपने पापा की बात सुनकर मेरे अंदर एक नया हौसला आ जाता है और मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं अब दोबारा कभी वैसी कमज़ोर लड़की नहीं बनूंगी जो किसी के लिए भी अपना सब कुछ छोड़ दे। मेरी ये बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खुश होकर कहते हैं कि बहुत अच्छे, मैंने तुम्हारे बड़े भाई से कह दिया है कि वो सबसे पहले तुम्हें हमारी कंपनी के सारे बड़े बिजनेस और प्रोजेक्ट्स दिखाए और उसके बाद हम एक बहुत ही बड़ा वेलकम डिनर होस्ट करेंगे, जहाँ पूरे शहर के सामने पूरी शान से तुम्हारी असली पहचान का ऐलान किया जाएगा। जिस पर मैं भी मुस्कुराकर हाँ बोल देती हूँ। मेंशन से निकलने के बाद मैं और किन्यू सीधा शू फैमिली मेंशन पहुंच गए। घर के अंदर आते ही मैंने देखा कि किन्यू का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो गुस्से में बोलने लगी, वो औरत सच में हद करती है। अगर उसकी उम्र का लिहाज ना होता तो मैं उसे अच्छी तरह सिखा देती कि दूसरों से बात कैसे करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर मैंने उसे शांत करते हुए कहा, रहने दो केनियो, उन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी अब मेरा उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद ना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और ना ही उनका नाम अपनी ज़िंदगी में सुनना चाहती हूँ। हम दोनों बात करते हुए लिविंग रूम में आए ही थे कि मेरी नज़र सोफे पर बैठे मेरे बड़े भाई पर पड़ी। मैं खुशी से चिल्लाई, भैया। मैं दौड़कर सीधा उनके गले लग गई। इतने दिनों बाद उन्हें देखकर दिल को सच में सुकून मिला था।
मैं मुस्कुरा कर बोली, आप वापस आ गए, लेकिन पिछली बार मुझे छोड़कर इतनी जल्दी दोबारा क्यों चले गए थे? भैया ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं सीधा तुम्हारे पास वापस आ गया। इतना कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक शॉपिंग बैग दिया और बोले, ये तुम्हारे लिए है, लिमिटेड एडिशन कस्टमाइज मॉडल, अभी तक मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ। मैं एक्साइटेड होकर बैग खोलती हूँ और खुशी से कहती हूँ, थैंक यू भैया। फिर भैया मुस्कुरा कर केनियो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता था कि तुम भी यहीं होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। उन्होंने एक रेड गिफ्ट बॉक्स केन्यू को दिया। केन्यू गिफ्ट को देखकर थोड़ी सी ब्लश करने लगी और वो धीरे से बोली, थैंक यू। उसका शर्माना देखकर मैं बस उन दोनों को देखने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगी, एक मिनट, केन्यू को मेरे बड़े भाई पसंद है क्या? थोड़ी देर बाद भैया ने मुझे बाकी भाइयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दूसरे भाई इस वक्त फॉरेन लेबोरेटरी में एक कॉन्फिडेंशियल रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसीलिए वो फिलहाल वापस नहीं आ सकते। और तीसरे भाई अब्रॉड में एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में लौट आएंगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तब तक तुम मेरे साथ कंपनी चलोगी और बिजनेस संभालना सीखोगी। मैं बिना हिचकिचाए मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। रात होते ही पूरा शू मेंशन शांत हो गया। मैं भी अपने कमरे में आराम से सो गई थी, लेकिन आधी रात को अचानक से मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। मैं नींद में ही फ़ोन उठाती हूँ और स्क्रीन देखकर सोचती हूँ कि आखिर इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव किया, सामने किन्यो की गुस्से से भरी आवाज़ आई, शोनान, फू फैमिली वाले सच में हद पार कर चुके हैं। डाइवोर्स के बाद भी वो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। मैं तुरंत बैठ गई और पूछा, आखिर क्या हुआ? केन्यू बोली, उन्होंने इंटरनेट पर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि तुमने उनके घर से लॉस्ट ड्रीम नेकलेस चुरा लिया और अगर कल तक नेकलेस वापस नहीं किया तो वो पुलिस कंप्लेन कर देंगे। मेरी आंखों से नींद एक पल में गायब हो गई। केन्यू ने फिर कहा, जल्दी इंटरनेट चेक करो, ये न्यूज़ अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रही है। तभी मैंने तुरंत इंटरनेट चेक किया। जैसे ही स्क्रीन खुलती है, सबसे ऊपर एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा था, द वेल्दी एक्स वाइफ ऑफ द फू फैमिली। मैं ठंडी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से बोली, हॉट सर्च नंबर 1, अच्छी प्लानिंग की है। मैंने उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट खोला। लिखा था कि मैंने बिना परमिशन फू मैंशन में घुसकर उनकी करोड़ों की कीमत वाली लॉस्ट ड्रीम नेकलेस चुरा लिए और अगर मैं कल तक नेकलेस वापस नहीं करती हूँ तो फू ग्रुप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। ये सब पढ़ते केन्यू फोन पर फिर से गुस्से में बोलने लगी, सिर्फ 10 बिलियन की नेकलेस के लिए इतना ड्रामा? क्या उन्हें लगता है कि तुमने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं? मैं चुपचाप स्क्रीन देख रही थी। इंटरनेट पर हजारों लोग मुझे चोर बोल रहे थे, लेकिन मुझे सच पता था। मैं धीरे से बोली, मैंने लॉस्ट ड्रीम को सिर्फ एक बार देखा था। वो हमेशा फूये चौहान के सेफ में लॉक रहती थी। मुझे उसका पासवर्ड तक नहीं पता था। मैंने कभी उसे छुआ तक नहीं। बस अब और नहीं, उन्होंने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। इतना कहकर मैंने कॉल कट कर दी। उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। मैंने उनसे पूछा, भैया मुझे याद है कि मेरे तीसरे भाई की एंटरटेनमेंट कंपनी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, अभी उसे कौन मैनेज कर रहा है? तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि उसे दु युआन मैनेज कर रहा है। फिर वो बोले, मैं अभी उससे बोलता हूँ, वो इंटरनेट का ये मामला तुरंत हैंडल कर देगा। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में बोला, नहीं, इस बार ये काम मैं खुद करूंगी। अगली सुबह मैं आराम से अपने कमरे में बैठी और मैंने वाइवो खोला। मैंने एक पोस्ट फॉरवर्ड की। उस पोस्ट में फूये चौहान की एक पुरानी दोस्त की कशीनों की कुछ फोटोज थी। वो किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी और उसके हाथ में वही लॉस्ट ड्रीम नेकलेस साफ दिखाई दे रहा था। तभी मैंने वो पोस्ट अपलोड करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा कि मुझे लगा था कि लॉस्ट ड्रीम नेकलेस सच में चोरी हो गई है, इसीलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। लेकिन पता चला कि वो तो अटलांटिक के दूसरी तरफ एक कैसीनो में किसी के हाथ में है। शायद बहुत पैसा हारने के बाद उसे गिरवी रख दिया गया। आई होप यू विन बैक। जैसे ही मैंने पोस्ट पब्लिक की, पूरा इंटरनेट हिल गया। जो लोग कल तक मुझे चोर बोल रहे थे, वही लोग अब फू फैमिली पर सवाल उठाने लगे। कोई लिख रहा था कि ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, तो कोई बोल रहा था कि असली झूठा तो फू फैमिली है। मैं बस शांति से चेयर पर बैठे अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। कमेंट्स हर सेकंड बदल रहे थे। मैं धीरे धीरे से मुस्कुराई और मन ही मन बोली, फू ये चौहान, अब मेरी बारी है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फू ग्रुप के ऑफिस में पूरा माहौल गर्म हो चुका था। फू ये चौहान गुस्से में अपने कैबिन के अंदर खड़ा था। जैसे ही उसने इंटरनेट पर मेरी पोस्ट देखी, वो तुरंत अपने असिस्टेंट पर भड़क गया। उसने गुस्से में पूछा, कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से इतना बड़ा झूठा स्टेटमेंट किसने पोस्ट किया?
असिस्टेंट घबरा कर बोला, प्रेसिडेंट फू, कल रात ओल्ड मैडम ने ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको इस बारे में पहले से ही बता दिया गया। यह सुनते ही फूये चौहान का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो तेज आवाज में बोला कि मेरी माँ कब से कंपनी चलाने लगी, अभी के अभी वो पोस्ट डिलीट करो। असिस्टेंट ने परेशान होते हुए कहा, सर अब शायद देर हो चुकी है। फूये चौहान ने हैरानी से पूछा, क्यों? तभी असिस्टेंट बोला, हुइंग एंटरटेनमेंट के मिस्टर दुआन ने साफ कह दिया है कि ये टॉपिक अगले 24 आवर तक इंटरनेट के टॉप पर रहेगा, कोई भी इसे हटा नहीं सकता। इंडस्ट्री में उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। ये सुनकर फूये चौहान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने धीरे से सोचा, क्या शूनान के पास वाकई इतनी ताकत है या फिर मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर डैड का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो डैड। दूसरी तरफ से उसके डैड की गुस्से से भरी आवाज आई, शूनान से कहो कि वो तुरंत अपनी पोस्ट डिलीट करे, हमारे पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही फू चौहान कुछ बोल पाता, उसकी माँ ने फोन छीन लिया। वो जोर से चिल्लाई, ये चौहान, उस बदतमीज लड़की को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ, मैं आज उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। इस बार फूये चौहान ने पहली बार अपनी माँ की बात का विरोध किया। उसने सख्त आवाज में कहा, क्या शूनान ने कुछ गलत किया है? फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। फूये चौहान ने आगे कहा, नेकलेस किसी और के पास था, फिर आपने बिना सबूत के शूनान पर इल्जाम क्यों लगाया? अगर वो सच सामने ना लेकर आती तो आज पूरी दुनिया उसे चोर समझ रही होती। ये सुनकर मेरी सास और गुस्से में आ गई। वो बोली, मुझे क्या पता था कि नेकलेस किसी और के पास है, वो हमेशा मेरी सेफ में ही रहता है, उसके अलावा उसे कौन ही ले सकता है। फूये चौहान ने गहरी सांस ली और शांत होकर बोला, अभी भी वक्त है, आप शूनान से माफी मांग लीजिए। लेकिन मेरी सास कहाँ मानने वाली थी। वो गुस्से में बोली, माफी? मैं उस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी, उसने हमारी फू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। फूये चौहान कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर वो धीरे से बोला कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। इतना कहकर उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। कॉल खत्म होते ही वो कुछ देर कैबिन में खामोश खड़ा रहा। फिर उसने असिस्टेंट से पूछा, शूनान का कुछ पता चला? असिस्टेंट ने सर झुकाकर कर कहा, सॉरी सर, लगता है मैं शू सिटी छोड़ चुकी है, उसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। फूये चौहान खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक ही बात कही, उसे ढूंढते रहे। असिस्टेंट यस सर बोलकर वहां से निकल गया। असिस्टेंट के जाने के बाद फूये चौहान अकेला रह गया और उसने अपना फोन निकालकर मेरा पुराना अकाउंट खोल लिया। उस अकाउंट पर मेरी पिछले 3 साल की हर छोटी बड़ी यादें मौजूद थी। एक पोस्ट में मैंने लिखा था, आज मिस्टर फू जल्दी घर आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। तो वहीं दूसरी पोस्ट पे मैंने लिखा था, बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं मिस्टर फू के पास अम्ब्रेला है या नहीं। एक और पोस्ट में मैंने उनकी कार चलाते हुए फोटो शेयर की थी और लिखा था, मिस्टर फू आज मुझे ऑफिस से लेने आए हैं। मेरे बनाए हुए ब्रेकफास्ट की फोटो के नीचे भी सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मिस्टर फू के लिए ब्रेकफास्ट। हर पोस्ट में सिर्फ उसका ही जिक्र था। उस पोस्ट को देखते देखते फूये चौहान के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे पछतावे में बदलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, 3 साल में उसकी दुनिया सिर्फ मेरे ही आसपास घूमती रही। मैं उसके साथ रहता था लेकिन मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। मैं उसके साथ रहता था लेकिन मैंने उसे कभी समझ ही नहीं पाया। जब वो और पोस्ट देखने के लिए स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा तभी फोन अचानक से रुक गया और वो हैरान होकर बोला, फोन तो स्टक हो गया। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन रिफ्रेश हुई और उस पर सिर्फ एक ही चीज दिखा था कि द वाइवो अकाउंट डज नॉट एक्सिस्ट एनी मोर। ये देखकर फूये चौहान बिल्कुल सन रह गया कि मैं अपने 3 साल की हर याद, हर तस्वीर, हर पोस्ट, सब कुछ डिलीट कर चुकी थी, जैसे मेरी जिंदगी में उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। फूये चौहान ने अपने फोन को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार मुझे खो देने का दर्द साफ दिख रहा था। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा और वो धीरे से खुद से बोला, चाहे मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना छाननी पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। कुछ दिनों बाद एक हाई प्रोफाइल पार्टी थी जहां पे मैं अपने बड़े भाई सूजन के साथ गई थी। उसी शाम फूये चौहान भी उस पार्टी में पहुंचा था। उसके साथ ख्वे वानरू थी, रेड गाउन पहने। वो काफी खुश नजर आ रही थी। शायद उसे लग रहा था कि मेरे डिवोर्स के बाद अब फू फैमिली में उसकी जगह बन गई है। पार्टी के अंदर सब लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि क्या आज सूजन भी आ रहे हैं।
मैंने सुना है वो कभी किसी लड़की को अपने साथ पब्लिक में नहीं लाते। फिर देखते हैं आज उनके साथ कौन आने वाला है। सबकी नजरें एंट्रेंस की तरफ लगी हुई थी। कुछ देर बाद हमारी कार होटल के बाहर आकर रुकी। मीडिया के कैमरास तुरंत हमारी तरफ घूम। जैसे ही कार का डोर खुला मेरे बड़े भाई पहले बाहर निकले और फिर मैं। उस दिन मैंने ब्लैक इवनिंग गाउन पहना हुआ था। डिवोर्स के बाद ये पहली बार था जब मैं इतने बड़े इवेंट में सबके सामने आ रही थी। जैसे ही लोगों ने मुझे देखा पूरा इंटरेंस कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सबके चेहरों पर सिर्फ एक ही हैरानी थी, क्या ये शूनान है? क्या ये वही लड़की है जो पहले फू फैमिली की बहू थी? ये इतनी कैसे बदल गई? मैंने किसी की तरफ देखे बिना बस अपने भाई के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन एक नज़र मुझे लगातार महसूस हो रही थी। मैंने बिना देखे ही समझ लिया था कि फू ये चौहान मुझे ही देख रहा है। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही शूनान है जो 3 साल तक सिर्फ उसके आसपास ही अपनी दुनिया समझती थी। मेरा भाई मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला कि तुम नर्वस हो। थोड़ी सी मुस्कुरा दी कि नहीं भैया, अब मुझे किसी का डर नहीं है। मेरी बात सुनकर भाई ने संतुष्टि से सर हिला दिया। हम दोनों पार्टी हॉल के अंदर चले गए। तब वो ये चौहान हमारे सामने आ गया। मेरे भाई ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास खड़ी किंग मानरू पर नजर डाली। फिर मेरे भाई बिल्कुल शांत लेकिन तीखी आवाज में बोले, प्रेसिडेंट फो, अगली बार अपने साथ आने वाले पार्टनर को थोड़ा सोच समझ कर चुनिए। इस लेडी की वजह से पार्टी का माहौल ही खराब हो गया। ये सुनकर आसपास के खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किंग मानरू का चेहरा एकदम उतर गया। फो ये चौहान भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैं बिना कुछ कहे बस अपने भाई के साथ आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फूए चौहान की नज़रें अब भी मेरा पीछा कर रही थी। मैं उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन इतना ज़रूर महसूस कर सकती थी कि वो मुझे ही देख रहा है। फूए चौहान अपने मन में सोचता है कि डिवोर्स को अभी ज़्यादा वक्त ही नहीं हुआ था और शूनान मुझे देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही, या फिर शूनान और सुजन के बीच में वाकई कुछ चल रहा है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी और सवाल होने लगे। पहली बार उसने मुझे किसी और के साथ देखकर जलन महसूस की, लेकिन उसे सच पता ही नहीं था। जिस इंसान को वो मेरा नया साथी समझ रहा है वो तो असल में मेरा एक बड़ा भाई था। पार्टी चली रही थी, लेकिन मेरा वहां ज्यादा देर रुकने का मन ही नहीं था, इसीलिए मैं हॉल से निकलकर होटल के रूफटॉप स्विमिंग पूल के पास आ गई। रात का मौसम काफी सुहाना था और मैं हाथ में जूस का ग्लास लिए चुपचाप शहर की रोशनी देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, शूनान। मैंने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। मेरे सामने किंग मांडू खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड भरी मुस्कान थी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी। तुम यहाँ सिर्फ ये चौहान के करीब आने के लिए आई हो, है ना? मैं उसकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, किंग मानरू, पूरी दुनिया जानती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। बताओ, इस पहचान के साथ जीना कैसा लगता है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में बोली, मेरे लिए स्टेटस से ज्यादा फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी तुम्हारे ये कपड़े और ज्वेलरी देखकर लगता है ये सब कुछ भाड़े पर लिया गया है। मैं उसकी बात पर हंसी भी नहीं और मैं सिर्फ इतना बोली, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो धीरे धीरे मेरे बिल्कुल पास आ गई, और फिर ठीक 3 साल पहले की तरह उसने दोबारा वही ड्रामा किया। उसने जानबूझकर खुद को स्विमिंग पूल में गिरा लिया। पानी में गिरते ही उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी वक्त पूल के पास मौजूद लोगों का ध्यान उधर चला गया। फूये चौहान ने जैसे ही किंग मांडू को पानी में देखा, वो बिना एक पल सोचे सीधा पूल में कूद गया। कुछ ही सेकंड्स में उसने उसे बाहर निकाल दिया। मैं वहीं खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। ये सीन देखते ही मेरी आंखों के सामने 3 साल पुरानी यादें घूमने लगी। हमारी शादी के रिसेप्शन वाले दिन में किंग मांडू ने बिल्कुल ऐसा ही ड्रामा किया था, और उस दिन में फूये चौहान ने बिना कुछ सोचे उसी पर यकीन किया था। पुल से बाहर आते ही किंग मांडू जोर जोर से खांसने का नाटक करने लगी। फिर उसने फूये चौहान का हाथ पकड़कर कहा, ये चौहान, प्लीज शूनान को ब्लेम मत कीजिए। उसने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। मैं तो सिर्फ उससे माफी मांगने आई थी, लेकिन शायद वो अभी भी मुझसे नाराज है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग तुरंत मेरी तरफ देखने लगे। फूये चौहान ने भी गुस्से में मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल शांत थी। ना मुझे गुस्सा आ रहा था और ना ही मैं घबरा रही थी। मैं धीरे से मुस्कुराई और सीधा फूये चौहान की आंखों में देखकर बोली, प्रेसिडेंट फो, लगता है आपकी याददाश्त काफी कमजोर है। ये लड़की ठीक इसी तरह का ड्रामा 3 साल पहले भी कर चुकी है। मुझे बस एक बात बताओ, आज भी बिना कुछ देखे और बिना कुछ सच जाने तुम इसकी बात पर यकीन करोगे, है ना? मेरी बात सुनकर फूये चौहान एक पल के लिए चुप हो गया। उसने 3 साल पहले का रिसेप्शन याद आने लगा और पहली बार उसके दिल में शक पैदा हुआ कि कहीं उस दिन भी शूनान सच बोल रही थी और किंग मांडू झूठ। To be continued.